my dear students, I am Prerna, your home science mentor. I welcome you all my YouTube channel Home Science Junction. So student, आप सभी का मेरी आज की क्लास में स्वागत है। जल्दी से मेरे साथ सेशन में जुड़ जाएंगे स्टूडेंट, सेशन को लाइक शेयर करेंगे और आज की क्लास में आप लोगों को मैं कराने वाली हूँ कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस। सो जल्दी से मेरे साथ सेशन में जुड़ जाइए स्टूडेंट्स, लाइक शेयर कीजिएगा, पूरी क्लास को लास्ट तक अटेंड कीजिए। क्वेश्चन आप लोगों को डेफिनेटली पसंद आएंगे एंड क्वेश्चन आपकी हेल्प के लिए हैं। सो चलिए स्टूडेंट, क्वेश्चन को शुरू करते हैं। सभी लोग आंसर लगाएंगे जिससे कि प्रैक्टिस आप लोगों की बनी रहे और आप लोगों को नए नए कॉन्सेप्ट सीखने में और ज़्यादा हेल्प हो सके। सो आज का पहला क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं स्टूडेंट, क्या दिया गया है। क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन आपके सामने है। शारीरिक थकान निम्न कारणों से होती है। आपको बताना है जो शारीरिक थकान है वो निम्न कारणों से होती है। आखिर किन कारणों से होती है शारीरिक थकान, ये आपको बताना है। सो बताइए स्टूडेंट्स, जो आपकी क्या होती है, एक फिजिकल फटीग होती है, शारीरिक थकान होती है, उसका मुख्य कारण क्या है। निरस्ता यानी कि बोर्डरूम, देन लैक्टिक एसिड का जमा होना, है ना, या फिर निराशा, या फिर कौशल की कमी। सो बताइए क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे क्या बनेगा। भाई सब लोग आंसर देंगे और बताएंगे मुझे कि क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे क्या होगा। जो शारीरिक थकान है वो निम्नलिखित कारणों में से किस कारण से आपको देखने के लिए मिलती है। अब भाई देखो यहाँ पे ना, अगर मैं निराशा की बात करती हूँ, निरस्ता की बात करती हूँ और कौशल की कमी की बात करती हूँ, तो ये सारे ना दिमाग से संबंधित हैं। इसका मतलब ये सब किसके कारण होंगे, मानसिक थकान के कारण होंगे। और हम यहाँ एलिमिनेट अगर करेंगे अपने आंसर को, सो ये तीनों आंसर एलिमिनेट हो जाएंगे क्योंकि ये तीनों मानसिक थकान के कारण है। इसलिए क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, लैक्टिक एसिड का जमा होना, है ना। जो लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेशन है वही आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि जब मांसपेशियों में क्या होने लगता है, लैक्टिक एसिड का जमाव होने लगता है, उस समय पे हमें शारीरिक थकान होनी शुरू हो जाती है ना। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है स्टूडेंट। क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन देखो, परिधान के भागों का परस्पर और पूरे परिधान से संबंध क्या कहलाता है। इज रिलेशनशिप ऑफ पार्ट्स ऑफ अ गारमेंट टू वन अनदर एंड द होल गारमेंट ड्यूरेशन और मोर। बताइएगा क्या कहलाता है स्टूडेंट, सबको आंसर देना है। क्वेश्चन देख लीजिए, परिधान के भागों का परस्पर और पूरे परिधान से जो संबंध है वो क्या कहलाता है। बताइए स्टूडेंट, क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे क्या बनेगा। सब लोगों को आंसर देना है। बताएंगे कि जब परिधान के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स आपस में कनेक्टेड होते हैं और फिर वो पूरे परिधान से कनेक्टेड होते हैं, उसको हम किस नाम से जानते हैं। संतुलन, अनुपात, समन्वय और प्रभाव। बताइए क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे क्या बनेगा। सब लोगों को आंसर देना है स्टूडेंट, बताते जाएंगे कि क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा। बताओ भाई जल्दी से बताइए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे क्या होगा। इस प्रभाव को हम किस नाम से जानते हैं। इस प्रभाव को जाना जाता है स्टूडेंट अनुपात के नाम से, यानी कि प्रपोर्शन के नाम से। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसको हम किस नाम से जानते हैं, प्रपोर्शन के नाम से जानते हैं, यानी कि अनुपात के नाम से। चलिए आगे ध्यान से देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है स्टूडेंट। क्वेश्चन आपके सामने है। दो या दो से अधिक रंगीन धागों को एक साथ ट्विस्ट करके तैयार किया गया धागा कौन सा होता है। आपको बताना है, यार्न प्रिपेयर्ड बाय ट्विस्टिंग टू कलर्ड यार्न टुगेदर। आपको बताना है कि भाई दो अलग अलग रंगों को जब आप आपस में ट्विस्ट करके एक नया धागा बनाते हो, है ना, दो अलग अलग रंग के धागे हैं, उन्हें आपने आपस में ट्विस्ट किया है और तब जो आपने एक नए धागे का निर्माण किया है उसे किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये आपको बताना है। सो बताइए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे क्या बनेगा। ऐसा कौन सा धागा है जिसमें दो या दो से अधिक रंगों के धागों को ट्विस्ट करके उसे क्रिएट किया जाता है। अब देखो यहाँ पे ना जो क्वेश्चन का आंसर बनेगा वो ग्रैंडल धागा बनेगा। ओके, एक बार ध्यान से देख लीजिएगा, क्वेश्चन का आंसर बनेगा ग्रैंडल धागा। पर आपको ये भी पता होना चाहिए कि स्पाइरल धागा कौन सा है, स्लब धागा कौन सा है एंड फ्लॉक धागा कौन सा है। तो आपको बता देती हूँ, जो स्पाइरल धागा होता है स्टूडेंट, उसकी एक खासियत है, ना तो उसमें एस ट्विस्ट दिया जाता है ना, और ना ही उसमें जो आपका जेड ट्विस्ट होता है वो दिया जाता है। मतलब एक ऐसा धागा जिसमें ना तो स्टूडेंट क्या है, आपका एस ट्विस्ट है और जिसमें आपका ना ही जेड ट्विस्ट है। तो इसमें होता क्या है स्टूडेंट, इसमें होता है स्पाइरल ट्विस्ट। कैसा ट्विस्ट होता है, स्पाइरल ट्विस्ट। इसकी जो संरचना होती है वो कुछ कुछ ऐसी होती है। ओके, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है स्लब यान। जो स्लब यान होता है स्टूडेंट, ये एक ऐसा यान है जिसमें बीच बीच में ना
कुछ ऐसे सेक्शन होते हैं जो काफ़ी थिकर सेक्शन होते हैं, यानी कि एक ऐसा धागा जो बीच बीच में से कई जगह मोटा होता है और कहीं कहीं पतला। यानी कि मान लीजिए मैंने एक धागा बना दिया, तो ये धागा यहाँ से मान लीजिए मोटा हो, ठीक है, फिर यहाँ से पतला हो, फिर यहाँ से मोटा हो, है ना, फिर यहाँ से पतला हो, फिर यहाँ से मोटा हो, ऐसा वाला धागा। एंड देन फ्लॉक यान कौन सा होता है स्टूडेंट? फ्लॉक यान एक ऐसा धागा होता है जिसमें बीच बीच में फ्लॉक्स होते हैं, यानी कि गुच्छे होते हैं, ऐसा, है ना। ये आपका जो इस तरीके का धागा है, ये फ्लॉक यान कहलाता है। ओके, चलिए आगे नेक्स्ट ध्यान से देखते हैं स्टूडेंट। अब आपको ये भी पता होना चाहिए जो आपका ये ग्रैंडल धागा है ये कैसा दिखता है। सो इसकी अगर मैं बात करूं, ये कुछ कुछ ऐसा होता है कि बीच बीच में दूसरे रंग के धागे के ऐसे डॉट डॉट से रहते हैं बने हुए, ठीक है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं क्या दिया गया है। क्वेश्चन आपके सामने स्टूडेंट, क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन है वसा में घुलनशील विटामिन जो रक्त स्कंदन के लिए जरूरी है, आपको बताना है कि ऐसा कौन सा फैट सॉल्युबल विटामिन है जो कोगुलेशन के लिए जरूरी है। कोगुलेशन मतलब स्कंदन के लिए, थक्का जमने के लिए जरूरी है। तो बताइए क्या होगा यहाँ पे आंसर। सब लोगों को आंसर देना है स्टूडेंट कि ऐसा कौन सा फैट सॉल्युबल विटामिन है जो स्कंदन के लिए ज़रूरी है, ब्लड क्लॉटिंग के लिए ज़रूरी है। कॉमन क्वेश्चन है, बट अंडर एस्टिमेट मत कीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही जो क्वेश्चंस होते हैं वही आपके एग्जाम में पूछे ज़रूर जाते हैं। क्वेश्चन का आंसर बनेगा विटामिन के। एक बार ध्यान से देख लीजिएगा, क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा विटामिन के। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखो क्या दिया गया है। कर्नाटक की कशीदाकारी क्या कहलाती है? आपको बताना है जो कर्नाटक की एम्ब्रॉयडरी है, कशीदाकारी है ना, वो क्या कहलाती है। कशीदाकारी जो वर्ड यूज करते हैं ना स्टूडेंट, वो बेसिकली एम्ब्रॉयडरी के लिए भी करते हैं, कढ़ाई के लिए भी करते हैं। आपको बताना है कि कर्नाटक की कशीदाकारी क्या कहलाती है। कांथा, चंबा, कसूती, फुलकारी। बताइए क्या बनेगा क्वेश्चन का सही आंसर। सब लोगों को आंसर देना है स्टूडेंट, बताइए मुझे जल्दी से कि क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा। अब देखो यहाँ पे ना कर्नाटक की पूछी है तो हमें बिल्कुल सीधे समझ जाना है कि आंसर होगा कसूती एम्ब्रॉयडरी, क्योंकि चंबा रुमाल तो चंबा का है, हिमाचल का है ना। कांथा आपको पता है बंगाल की है, एंड फुलकारी आपको पता है कि ये पंजाब की है। तो ये आपको पता होना चाहिए, ये कहाँ की है, ये हिमाचल की है ना, ये कहाँ की है, पंजाब की है ना, ये कहाँ की है, बंगाल की है ना। ये आपको पता होने चाहिए। चलिए आगे ध्यान से देखते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है। क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा प्रबंधन का तंत्र नहीं है। आपको बताना है कि इनमें से विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ एनर्जी मैनेजमेंट। बताइए स्टूडेंट्स क्या बनेगा क्वेश्चन का सही आंसर। Which of the following is not an element of energy management? Work, worker, work organization and workplace. क्या होगा हमारे क्वेश्चन का सही आंसर। सब लोगों को आंसर देना है कि क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे क्या बनेगा। जो ऊर्जा प्रबंधन का तंत्र नहीं है वो कौन नहीं है स्टूडेंट, कार्य संस्था, यानी कि वर्क ऑर्गेनाइजेशन, वो ऊर्जा प्रबंधन का क्या नहीं होता है स्टूडेंट, वो एक तरीके से अगर मैं कहूँ तो तंत्र नहीं है ना। बाकी सारे आपके ऊर्जा प्रबंधन के तंत्र में शामिल होते हैं। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं क्या दिया गया है स्टूडेंट। क्वेश्चन आपके सामने है, एक फैशन चक्र में वह चरण जहां शैली को स्वीकृति मिलती है क्या कहलाता है। आपको बताना है कि एक फैशन चक्र का वो कौन सा चरण है जहाँ पे शैली को स्वीकृति मिलती है। अब देखो यहाँ पे मैं आपको एक बात बता देती हूँ स्टूडेंट, जो आपके लिए जाननी ज़रूरी है कि जो आपका फैशन साइकिल होता है ना, अगर आप इसकी बात करोगे तो इसमें स्टूडेंट टोटल 5 स्टेजेस होती हैं। ओके, ये ध्यान रखिएगा, जो आपका फैशन साइकिल होता है इसमें क्या होता है, 5 स्टेजेस होती हैं। एक होती है आपकी स्टेज जिसको हम इंट्रो वाली स्टेज कहते हैं, है ना। एक होती है जिसे हम राइज वाली स्टेज कहते हैं, एक होती है जिसको हम पीक वाली स्टेज कहते हैं, एक होती है जिसको हम डिक्लाइन वाली स्टेज कहते हैं, एक होती है जिसको हम ऑब्जेलेंस वाली स्टेज कहते हैं, है ना। सो अब यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है, कि ये है क्या क्या चीज़ें। चलिए इसके बारे में मैं लिख भी देती हूँ। एक होती है आपकी इंट्रोडक्शन वाली, ठीक है ना। तो ये पहली स्टेज हो गई इंट्रोडक्शन। दूसरी कौन सी हो गई, राइस। तीसरी कौन सी हो गई, पीक। द फोर्थ वन इज डिक्लाइन एंड द अनदर वन इज
ठीक है, ये आपकी पूरे 5 स्टेजेस होते हैं। अब देखो इसके बारे में आपको बता देती हूँ कि इंट्रोडक्शन वाली वो स्टेज है जहाँ पे कोई प्रोडक्ट ना मार्केट में नया नया लॉन्च होता है। ओके, राइस वो वाली स्टेज है जब आपका वो धीरे धीरे बढ़ना शुरू होता है, मार्केट में उसकी पहचान बननी शुरू होती है। पीक वो वाली स्टेज है जब वो बिल्कुल ऊंचाई पे पहुंच जाता है। डिक्लाइन वो वाली स्टेज है स्टूडेंट जब वो नीचे की तरफ गिरना शुरू हो जाता है, यानी कि अब वो धीरे धीरे पतन की ओर चलता है ना। एंड ऑब्सोलेंस वो है जब उसका वजूद बिल्कुल खत्म हो जाता है। ओके, सो यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा स्टूडेंट, आप ध्यान से देखिएगा। इन अ फैशन साइकिल द स्टेज वेयर द स्टाइल गेन्स एक्सेप्टेंस इज नोन एज, जहाँ पे आपको क्या बताना है कि जो शैली है उसको स्वीकृति मिलती है, वो वृद्धि वाला फेज होता है। ओके, यानी कि वो कौन सा वाला फेज है, राइज वाला फेज है। आपको बताया था ना कि कोई चीज मार्केट में नई इंट्रोड्यूस हुई है, उसके बाद वो धीरे धीरे एक्सेप्ट होनी शुरू हो जाती है, उसी को राइज वाला फेज कहते हैं। ठीक है ना, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं क्या दिया गया है। एंड ये क्वेश्चन यूजीसी नेट के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे क्वेश्चन देखिएगा, मैं लिख भी देती हूँ कि ये क्वेश्चन यूजीसी नेट के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं क्या दिया गया है। क्वेश्चन आपके सामने है, मामा नाना दादा को किस रूप में वर्गीकृत किया गया है। आपको बताना है जो साउंड प्रोड्यूस होती है मामा नाना दादा, ये आपकी किस चीज से संबंधित है। जो बच्चा है वो इस तरीके की जो साउंड प्रोड्यूस करता है, दो वर्ड वाली साउंड जो होती है ये मामा नाना दादा, इसे किस रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। रोने की आवाज, बलबलाना की आवाज, इशारे की आवाज और क्विंग ध्वनियां, बताइएगा। क्विंग ध्वनियां, बताइए क्या बनेगा क्वेश्चन का सही आंसर। ये रोने की आवाज है या बलबलाने की आवाज है या इशारे की आवाज है या क्विंग ध्वनि है, ये आपको बताना है स्टूडेंट्स। तो मुझे बताइए क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे क्या बनेगा। अब देखिए क्वेश्चन मैंने पहले भी कराया है बट अलग पैटर्न पे कराया है। क्वेश्चन का आंसर बनेगा बलबलाना, है ना। क्या बनेगा स्टूडेंट, बबलिंग करना। अगर मैं आपको बताऊं जो कूइंग है, क्विंग का मतलब क्या होता है, जब बच्चा सिंगल वॉवल साउंड प्रोड्यूस करता है, जैसे कि आ ई ऊ ए, है ना। सो ये क्या होती है, सिंगल वॉवल साउंड होती है। ये ध्यान रखिएगा, जब बच्चा एक सिंगल वॉवल साउंड को प्रोड्यूस करता है, जैसे आ ई ए ऊ, है ना, ये आवाज क्या कहलाती है, क्विंग कहलाती है। सो क्विंग एंड बबलिंग ये काफी पॉपुलर हैं, इन पे क्वेश्चन काफी चांसेस रहते हैं बनने के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बचपन में ज्यादातर वजन बढ़ने से होता है, बताइए क्या होता है। बचपन में ज्यादातर जब वजन बढ़ जाता है तो क्या होता है, ऊतक में प्रोटीन, ऊतक में ग्लाइकोजन, ऊतक में वसा और ऊतक में हीमोग्लोबिन, क्या होता है बताइए। इन बेबीहुड मोस्ट ऑफ द वेट गेन कम्स फ्रॉम एन इंक्रीज्ड इन, बताइएगा क्या होगा। क्वेश्चन का सही आंसर यहाँ पे क्या बनेगा स्टूडेंट, सबको आंसर देना है, बताइएगा। In babyhood, most of the weight gain comes from an increased in, क्या हो जाएगा क्वेश्चन का सही आंसर स्टूडेंट्स, कहाँ से आ रहा है, किस चीज को बढ़ा रहा है, यही आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन का सही आंसर क्या बनेगा, फैट इन टिश्यूज। ओके, क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, फैट इन टिश्यूज, यानी कि आपका ऊतक में वसा, यही आपका सही आंसर हो जाएगा। इन बेबीहुड मोस्ट ऑफ द वेट गेन कम्स फ्रॉम फैट एंड इंक्रीज्ड इन टिश्यूज, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। सो आप ऐसा कुछ समझ सकते हो कि यहाँ पे एक फिलअप है जहाँ पे फैट आएगा एंड इंक्रीज इन टिश्यूज। ओके, ये आपका बन गया सही आंसर। इस तरीके से आप आंसर को याद कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं क्या दिया गया है। क्वेश्चन आपके सामने है, जीन प्याजे के अनुसार संज्ञानात्मक संरचनाओं के लिए प्रयुक्त शब्द को क्या कहते हैं। आपको बताना है जो जीन प्याजे हैं उनके अनुसार संज्ञानात्मक संरचनाओं के लिए एक प्रयुक्त शब्द को क्या कहा जाता है। द टर्म used for cognitive structures according to Jean Piaget is called, अब देखो यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊं तो इसका कोई मतलब नहीं है, ये तो एक ऐसे ही आंसर डाला गया है। ZPD हो नहीं सकता क्योंकि ये किसी और चीज से संबंधित है। तो प्याजे से संबंधित आपके दो शब्द हैं, या तो एसिमिलेशन या स्कीमा। तो बताइए क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे क्या बनेगा। जीन प्याजे के अनुसार संज्ञानात्मक संरचनाओं के लिए एक प्रयुक्त शब्द कौन सा है स्टूडेंट, स्कीमा होता है। ओके, ये संरचनाओं की बात जो यहाँ पे चल रही है ना, इस वर्ड को समझिएगा
कॉग्निटिव स्ट्रक्चर, इसी से ही आपको आपका आंसर आइडेंटिफाई हो जाएगा, क्योंकि कॉग्निटिव स्ट्रक्चर से जुड़ा हुआ स्कीमा होता है। ओके, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं क्या दिया गया है स्टूडेंट। क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन देखो, प्रणाली उपागम में अनुदेशन के लिए पाठ्यचर्या उदाहरण होती है। इन सिस्टम अप्रोच टू इंस्ट्रक्शन करिकुलम इज एन एग्जाम्पल ऑफ। बताइएगा क्या बनेगा क्वेश्चन का सही आंसर। सब लोगों को आंसर देना है स्टूडेंट। प्रणाली उपागम में अनुदेशन के लिए पाठ्यचर्या उदाहरण होती है, किस चीज का उदाहरण होती है, बताओ भाई। अच्छा, यहाँ पे आपको मैं सिस्टम अप्रोच के बारे में भी बता देती हूँ कि सिस्टम अप्रोच ऑफ लर्निंग होती क्या है। जो स्टूडेंट सिस्टम अप्रोच ऑफ लर्निंग होती है ना, बेसिकली एजुकेशन से जुड़ी हुई है ना। किससे जुड़ी हुई है? एजुकेशन से जुड़ी हुई है। जो कि पहला फोकस किस पे करती है स्टूडेंट? पहला फोकस करती है लर्नर पे। उसके बाद जितना भी आगे कोर्स कंटेंट है ना, बाकी चीज़ें हैं, इन पे फोकस करती है। सो ये एक ऐसी अप्रोच है जिसका पहला फोकस कौन रहता है? लर्नर रहता है, यानी कि जो हमारा अध्ययन करने वाला व्यक्ति है, जो सीखने वाला व्यक्ति है, वो रहता है, यानी कि लर्नर। ओके, क्वेश्चन का आंसर बनेगा इनपुट। ध्यान से देख लीजिएगा, क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट? इनपुट हो जाएगा। इन सिस्टम अप्रोच टू इंस्ट्रक्शन करिकुलम इज एन एग्जाम्पल ऑफ इनपुट, जो डाला जा रहा है बच्चे के ऊपर जिससे कि वो आउटपुट दे सके। ओके, चलिएगा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं क्या दिया गया है। क्वेश्चन आपके सामने है स्टूडेंट्स, ध्यान से देखो क्वेश्चन को। पिंसर ग्रास्प उम्र तक विकसित होता है। आपको पता है ना पिंसर ग्रास्प है क्या? ये जो पिंसर ग्रास्प है ये है रिफ्लेक्स, है ना। रिफ्लेक्स किसके अंदर पाया जाता है? बच्चे के अंदर। जो रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं छोटे बच्चे, न्यू बॉर्न में पाए जाने वाले जो आपके रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं, उनका आपका ये क्वेश्चन है। सो बताइए स्टूडेंट, ये जो पिंसर ग्रास्प है ये किस उम्र तक विकसित होता है? आपको एक बात और बता देती हूँ स्टूडेंट इसके बारे में, कि जो पिंसर ग्रास्प है ना, ये होता क्या है। जो बच्चा है ना, अपनी जो फोर फिंगर होता है ये वाली, और जो मिडिल फिंगर होती है ये वाली, और जो अंगूठा होता है, इन तीनों की हेल्प से किसी ऑब्जेक्ट को पकड़ने की कोशिश करता है। समझ रहे हो? पिंसर ग्रास्प का मतलब क्या है कि बच्चा इस वाली फिंगर की हेल्प से, इस फिंगर की हेल्प से और इस अंगूठे की हेल्प से किसी ऑब्जेक्ट को पकड़ने की कोशिश करता है। उसी को क्या कहते हैं? पिंसर ग्रास्प कहते हैं। ओके, और ये बच्चे में किस उम्र तक विकसित होता है? 12 माह तक। एक बार ध्यान से देख लीजिएगा, ये बच्चे में 12 माह की उम्र तक विकसित होता है। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं स्टूडेंट क्या दिया गया है। क्वेश्चन आपके सामने है। परीक्षा में नकल करने वाले एक विद्यार्थी का कहना है कि सभी परीक्षा में नकल कर रहे थे। विद्यार्थी द्वारा किस समायोजन युक्ति का प्रयोग किया गया है? बताइएगा, आपको बताना है स्टूडेंट। क्वेश्चन ध्यान से देख लो भाई एक बार। क्वेश्चन क्या दिया गया है स्टूडेंट? क्वेश्चन है कि परीक्षा में ना बहुत सारे जो बच्चे थे वो नकल कर रहे थे। तो एक विद्यार्थी ने कहा कि बहुत सारे बच्चे जो है वो परीक्षा में नकल कर रहे हैं, मतलब परीक्षा में नकल करने वाले एक विद्यार्थी का ये कहना है कि परीक्षा में सभी विद्यार्थी क्या कर रहे हैं स्टूडेंट? नकल कर रहे थे। आपको बताना है कि वो इसके अकॉर्डिंग कौन से समायोजन के बारे का क्या कर रहा है स्टूडेंट? कौन से समायोजन के बारे में वो उपयोग कर रहा है, किस चीज के बारे में वो बताना चाहता है इस लाइन के माध्यम से कि भाई सभी नकल कर रहे थे। आपके ऑप्शन है प्रतिगमन, तदात्मीकरण, प्रक्षेपण, उदतीकरण। बताइएगा, बताइए स्टूडेंट, क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे क्या बनेगा? प्रतिगमन, तदात्मीकरण, प्रक्षेपण और उदातीकरण। सो हमारा आंसर यहाँ पे क्या बनेगा? एक बार इंग्लिश में भी देख लीजिए क्वेश्चन को। रिग्रेशन, आइडेंटिफिकेशन, प्रोजेक्शन एंड सब्लिमेशन। क्या होगा क्वेश्चन का सही आंसर? A student who was copied in the examination says that everyone was copying in the examination. Which adjustment mechanism has been used by the student? अब यहाँ पे आपको पता चल गया कि ये चारों चीज़ें किससे संबंधित हैं? एडजस्टमेंट मैकेनिज्म से संबंधित है, और आपको इनमें से वो पहचाननी है जिसका उपयोग बच्चा करना चाहता है। क्वेश्चन का सही आंसर बनेगा प्रोजेक्शन। वो प्रोजेक्ट करना चाहता है कि देखो सिर्फ मैं ही नहीं कर रहा था, बाकी सब लोग भी नकल कर रहे थे, है ना। वो क्या प्रोजेक्ट करना चाहता है स्टूडेंट? वो किस चीज़ का प्रोजेक्शन करना चाहता है कि भाई केवल मैं ही नहीं हूँ नकल करने वाला व्यक्ति, और भी बहुत सारे हैं जो नकल कर रहे थे, है ना। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है। क्वेश्चन आपके सामने है। भूनने और पकाने की एक संयुक्त विधि क्या कहलाती है?
आपको पता है स्टूडेंट के कुकिंग में कुछ मेथड होते हैं मॉइस्ट वाले, कुछ होते हैं आपके ड्राई हीट वाले, कुछ होते हैं फैट मीडियम वाले, बट कुछ ऐसे मेथड भी होते हैं जिन्हें कॉम्बिनेशन मेथड कहते हैं। ओके, जिसमें आपके दोनों मेथड को मिला के एक नया मेथड बनाया जाता है। तो भूनने और पकाने की एक संयुक्त विधि क्या कहलाती है? एक ऐसा मेथड जहाँ पे आप क्या करते हैं स्टूडेंट, रोस्टिंग भी करते हैं, जो कि किसका मेथड है, ड्राई हीट का, है ना, शुष्क ऊष्मा से पकाना। एंड स्टोइंग किसका मेथड है स्टूडेंट, जल के माध्यम से पकाना, है ना। तो जल के माध्यम से जब हम पकाते हैं वो स्टोइंग है, और जब हम क्या करते हैं एक शुष्क ऊष्मा के माध्यम से पकाते हैं तो वो क्या है, ड्राई हीट है ना। क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे क्या बनेगा स्टूडेंट, ब्रेजिंग मेथड। ध्यान से देख लीजिएगा, क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ब्रेजिंग मेथड। सो ये ध्यान रखिए, अगर ब्रेजिंग वाला ऑप्शन आपके एग्जाम में आपको देखने के लिए मिल जाए तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये एक तरीके का कॉम्बिनेशन मेथड होता है। ठीक है, चलिए, संयोजक विधि होती है, एक तरीके की संयुक्त विधि होती है, पकाने की संयुक्त विधि होती है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया गया है, वनस्पति मूल के खाद्य पदार्थों में कौन सा पानी में घुलनशील विटामिन उपस्थित नहीं होता है? आपको बताना है विच वाटर soluble vitamin is not present in food of vegetable origin। भाई ऐसा कौन सा वाटर soluble विटामिन है जो वेजिटेबल ओरिजिन वाले फूड में मौजूद नहीं होता, यानी कि जो चीज़ें वनस्पति स्रोतों से हमें प्राप्त होती हैं उनमें कौन सा वाटर soluble विटामिन नहीं पाया जाता। तो देखिए यहाँ पे अगर मैं बात करूँ ना, तो आपका थाइमीन, फोलिक एसिड, साइनोकोबालामाइन, पायरिडॉक्सिन, ये सारे के सारे वाटर soluble हैं। पहली बात तो ये ध्यान रखिएगा, ये सारे के सारे क्या हैं, वाटर soluble हैं, इसका मतलब ये जल में घुलनशील हैं। और ये सभी किसके प्रकार हैं, ये सारे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के प्रकार है, ये आपको पता होना चाहिए। तो सीधा सीधा क्वेश्चन ये कह रहा है कि भाई इनमें से कौन सा वो विटामिन बी है जो कि एनिमल ओरिजिन में ही मिलेगा, आपका वेजिटेबल ओरिजिन में नहीं पाया जाता है ना, नॉट प्रेजेंट इन वेजिटेबल ओरिजिन। सो क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा यहाँ पे, साइनोकोबालामाइन। इस बात का ध्यान रखिएगा कि विटामिन B12 वेजिटेबल फूड्स में नहीं होता है, समझ रहे हो ना। जितने भी आपके वेजिटेरियन सोर्सेज होते हैं उनमें विटामिन B12 नहीं पाया जाता, वो सिर्फ और सिर्फ एनिमल ओरिजिन में ही पाया जाता है। ओके, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है स्टूडेंट। क्वेश्चन आपके सामने है, कठपुतली के प्रकार हैं, आपको बताना है कि इनमें से कठपुतली के कौन कौन से प्रकार हैं। कठपुतली समझते हो ना, पपेट। एंड पपेट से जो क्वेश्चन है वो यूजीसी में काफ़ी हद तक पूछा जाता है। ओके, ये ध्यान रखिएगा, कठपुतली के प्रकार इनमें से कौन से हैं, टाइप्स ऑफ पपेट्स कौन कौन से हैं। ऑप्शन दिए गए हैं, हाथ कठपुतली, स्ट्रिंग कठपुतली, रॉड एंड शेडो कठपुतली। सो बताइए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे क्या बनेगा। अब देखो मैं आपको एक बात समझा देती हूँ स्टूडेंट, कि क्वेश्चन जो है आपका, हैंड पपेट्री भी होती है हमारी, स्ट्रिंग पपेट्री भी होती है, रॉड एंड शेडो भी होती है। ओके, सो आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ द अबव यहाँ पे आंसर बन जाएगा। आपको पता है जो स्ट्रिंग पपेट्री है वो राजस्थान की होती है, कहाँ की होती है, राजस्थान की। आपकी शेडो पपेट्री कहाँ की है, आंध्रा की, यानी कि आंध्र प्रदेश की है। ओके, रॉड पपेट्री कहाँ की होती है स्टूडेंट, ध्यान से देख लीजिएगा, जो रॉड पपेट्री है आपकी, अगर रॉड पपेट्री है वो आपकी बंगाल की है ना। अब कौन सी बचती है आपकी, ये हैंड पपेट्री। जो हैंड पपेट्री होती है इसे ग्लोव पपेट्री के नाम से भी जानते हैं, यानी कि ग्लव्स होते हैं ना, हाथ में पहने जाते हैं, सो ग्लव्स पपेट्री के नाम से भी जानते हैं। और ये हैंड पपेट्री कहाँ की है स्टूडेंट, उड़ीसा की है। ओके, सो ध्यान रखिएगा, ये चारों पपेट्री आपकी अलग अलग जगह की है। ओके, हैंड पपेट्री उड़ीसा की है, स्ट्रिंग पपेट्री राजस्थान की है, रॉड पपेट्री कहाँ की है स्टूडेंट, आपकी बंगाल की है, एंड शेडो पपेट्री आंध्रा की है। ओके, सो ये सारे आपके किसके प्रकार होते हैं, पपेट्री के ही प्रकार होते हैं। ओके, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखिए स्टूडेंट, क्या दिया गया है। क्वेश्चन आपके सामने है, बीसीजी का टीका लगाया जाता है और परदिया से बचाव करता है। ठीक है, आपको बताइए स्टूडेंट, क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा। जो बीसीजी का टीका है वो लगाया जाता है, ठीक है, और किस चीज से बचाव प्रदान करता है, आपको ये बताना है। ठीक है, जो बीसीजी का टीका है उसको हम कब लगाते हैं स्टूडेंट, और इसके द्वारा किस चीज से बचाव होता है,
ये आपको बताना है। सो बताइए क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे क्या बनेगा। अगर आप बीसीजी का टीका बच्चे में लगाओगे तो किस चीज़ से बचाव होगा और उस टीके को आपको कब लगाना पड़ता है, ये आपको बताना है। तो बताइए क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा। सब लोगों को आंसर देना है स्टूडेंट। क्वेश्चन का आंसर बनेगा कि बीसीजी का टीका हम जन्म के समय लगाते हैं और उससे ट्यूबरकुलोसिस में बचाव होता है, यानी कि जो क्षय रोग होते हैं उससे बच्चे को बचाया जाता है ना। सो बीसीजी के टीके को हम जन्म के समय लगाते हैं जिससे क्षय रोग से बच्चे का बचाव होता है। ओके, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं क्या दिया गया है। क्वेश्चन आपके सामने स्टूडेंट्स, अंकुरण संबंधी निम्नलिखित कथन गलत है। आपको कौन सा कथन चुनना है, गलत वाला। अंकुरण संबंधी निम्नलिखित कथन गलत है। यह स्टार्च को सरल कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित करता है ना। आवश्यक और गैर आवश्यक अमीनो अम्ल का अनुपात नहीं बदलता है। इस प्रक्रिया के दौरान निष्क्रिय एंजाइम सक्रिय हो जाते हैं। टैनिन और फाइटेट इस प्रक्रिया में टूट जाते हैं। सो बताइए क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे क्या बनेगा। वही आपको बताना है कि अंकुरण संबंधी जो इनमें से कथन गलत है वो कथन कौन सा है। ठीक है, अब यहाँ पर एक बात मैं आपको बता देती हूँ कि 3 स्टेटमेंट ऐसे हैं जो पॉजिटिव हैं, एक स्टेटमेंट नेगेटिव है। वही एक नेगेटिव स्टेटमेंट आपको यहाँ पे चुनना है जो कि अंकुरण से संबंधित है। तो बताइए क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे क्या बनेगा। देखिए सभी लोग स्टूडेंट ध्यान से बताओ भाई, क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा। द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग स्प्राउटिंग जर्मिनेशन इन इनकरेक्ट। बताइए क्या होगा स्टूडेंट क्वेश्चन का सही आंसर। देखिए क्वेश्चन को आप समझिएगा, गलत वाला स्टेटमेंट चुनना है। और गलत स्टेटमेंट कौन सा है, द रेशो ऑफ एसेंशियल टू नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स डज नॉट चेंज। कि भाई जो प्रोटीन है वो जितना है उतना का उतना ही रहेगा, ऐसा नहीं होता है, इम्प्रूवमेंट होती है ना। आफ्टर जर्मिनेशन हर चीज़ में इम्प्रूवमेंट होती है। सो जो चीज़ जितनी है उतनी ही रहेगी। यही स्टेटमेंट आप लोगों का यहाँ पे एक गलत स्टेटमेंट हो जाएगा। ओके, सो क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा स्टूडेंट, यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, ध्यान से देख लीजिए स्टूडेंट, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं क्या दिया गया है। क्वेश्चन देखो, हरलॉक के अनुसार पूर्व बाल्यावस्था की अवधि कितनी होती है। अर्ली चाइल्डहुड अकॉर्डिंग टू हरलॉक इज अ पीरियड फ्रॉम। बताइएगा, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, हरलॉक के अनुसार पूर्व बाल्यावस्था की अवधि कितनी होती है। अर्ली चाइल्डहुड अकॉर्डिंग टू हरलॉक इज अ पीरियड फ्रॉम। बताइएगा क्या बनेगा क्वेश्चन का सही आंसर। सबको आंसर देना है स्टूडेंट कि अकॉर्डिंग टू हरलॉक भाई आपकी जो पूर्व बाल्यावस्था है उसकी क्या एज ग्रुप होती है, ये आपको बताना है। तो बताइए स्टूडेंट्स क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा यहाँ पे। देखिए क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 2 से 6 साल। ठीक है, ध्यान से देख लीजिएगा, क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 2 से 6 साल। चलिए आगे ध्यान से बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है ना। क्वेश्चन देखो, शाकाहारी भोजन के पैकेज पर कौन सा प्रतीक बना होता है। आपको बताना है कि जो आपका वेजिटेरियन फूड होता है उसके पैकेज पे कौन सा चिन्ह होता है, कौन सा प्रतीक होता है। ये आप लोगों का क्वेश्चन है कि शाकाहारी भोजन के पैकेज पर कौन सा प्रतीक बना होता है। सिंबल, जो सिंबल बना रहता है आपके वेजिटेरियन फूड पे वो कौन सा सिंबल होता है, यही आपका क्वेश्चन है। सो बताइए स्टूडेंट्स क्या बनेगा क्वेश्चन का सही आंसर, भाई बताओ जल्दी से बताइए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा। हरा रंग भरा घेरा या बिंदी, है ना, इस तरीके का मार्क होता है स्टूडेंट। ठीक है, ध्यान से देख लीजिएगा। चलिए आज मुझे भी थोड़ा मेरे अंदर कलाकार आ गया है कहीं से, तो मैं फिर आपको बना के दिखाती हूँ, है ना। सो इस तरीके का मार्क होता है ना स्टूडेंट, देखो ऐसा करके कुछ है ना, ऐसा वाला मार्क होता है इस तरीके का, है ना। देखो ड्राइंग बना दी मैंने अच्छी सी। तो यही आपका सही आंसर हो जाएगा कि वेजिटेरियन का मार्क कौन सा होता है, ग्रीन डॉट होता है ना। तो चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं क्या दिया गया है। क्वेश्चन आपके सामने है, वह खाद्य पदार्थ जो एक विशेष सब्सटेंस के रूप में प्रोबायोटिक्स के विकास को बढ़ावा देते हैं क्या कहलाते हैं। आपको बताना है कि वो कौन से खाद्य पदार्थ हैं जो एक विशिष्ट सबस्ट्रेट के रूप में
प्रोबायोटिक्स के विकास को बढ़ावा देते हैं, यानी कि ऐसा कोई पदार्थ इनमें से है जिसकी वजह से जो प्रोबायोटिक्स होते हैं वो ज़्यादा काम कर पाते हैं, वो ज़्यादा डेवलप हो पाते हैं, है ना। वो आपको बताना है कि कौन सा पदार्थ है। अब देखो एक बात आप समझ लो अच्छे से कि प्रोबायोटिक्स जो होते हैं ना, वो आपके हेल्दी बैक्टीरिया जनरेट करते हैं आपके इंटेस्टाइन में। ओके, प्रोबायोटिक आपके कोई भी हेल्दी बैक्टीरिया हैं जिनको आप एक्सटर्नल फॉर्म में कंज्यूम करते हो, यानी कि बाहरी कुछ पदार्थों से भी लेते हो, जैसे दही से। मार्केट में एक याकूत के नाम से ड्रिंक भी आती है जो प्रोबायोटिक ड्रिंक होती है। तो कुछ ऐसी चीज़ जो आपको दही मट्ठे की फॉर्म में मिलती है और जिसकी वजह से आपकी बॉडी में जब वो जाएगी सो इंटेस्टाइन जो है, आपकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, छोटी आंत है, उसमें हेल्दी बैक्टीरिया को जनरेट करने में मदद करेगी। सो ओवरऑल वो आपकी किस चीज़ में मदद कर रही है? आपकी गट हेल्थ में मदद कर रही है। आपकी जो आंतें हैं उनको हेल्दी रख रही है, आपके डाइजेशन को इम्प्रूव कर रही है। सो बताइए यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा? भाई देखो यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा आप लोगों का, बताओ भाई जल्दी से, सबको आंसर देना। देखो ये गलत बात होती है, सारे बच्चे आंसर दिया करो और बताओ कि क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा स्टूडेंट। क्वेश्चन का आंसर बनेगा प्रीबायोटिक। जो प्रीबायोटिक होते हैं ये प्रोबायोटिक को और ज़्यादा डेवलप होने में मदद करते हैं। और प्रीबायोटिक होते क्या हैं? ये होते हैं बेसिकली प्लांट फाइबर। ओके, ये क्या होते हैं? प्लांट फाइबर होते हैं और इनका काम भी यही है, ये भी आपकी गट को हेल्दी रखने में मदद करते हैं। बट स्टूडेंट जैसे कि ये मेरी क्लास है और मेरी क्लास में कुछ एक्स्ट्रा ना पता चले ये तो नहीं होगा। तो ये पॉलीफिनॉल और फाइटोस्टेरॉल क्या होते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। तो स्टूडेंट पॉलीफिनॉल ना कुछ ऐसे कंपाउंड होते हैं जो कि वेजिटेबल या मान लीजिए जो वनस्पति जगत से प्राप्त आपके भोज्य पदार्थ होते हैं उनमें पाए जाते हैं, जैसे कि फल में, सब्जी में, मसालों में, है ना, इनमें पाए जाते हैं पॉलीफिनॉल्स। ओके, इतना ध्यान रखिएगा। आपके न्यूट्रिशनल कंपाउंड होते हैं ये, जो कि वनस्पति जगत से प्राप्त होने वाले कुछ आपके फल, सब्जी, मसालों, इनमें पाए जाते हैं। एंड फाइटोस्टेरॉल क्या होते हैं स्टूडेंट? ये भी नेचुरल कंपाउंड होते हैं और ये नेचुरल कंपाउंड भी जो प्लांट ओरिजिन से प्राप्त होने वाले कुछ भोज्य पदार्थ हैं उनमें पाए जाते हैं। और इनका काम क्या है? ये आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल के लेवल को मेंटेन करके रखते हैं। ठीक है जी, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं क्या दिया गया है। प्रबंध नहीं है। अब आपको बताना है कि जो मैनेजमेंट है वो नहीं है। लक्ष्य प्राप्ति के लिए योजना, आयोजन, नियंत्रण और मूल्यांकन, आवश्यकताओं की पूर्ति, केवल संसाधनों का खर्च और निर्णय की एक श्रृंखला। बताइए नेगेटिव आंसर कौन सा होगा? 3 आंसर इसमें भी पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है, वही आपको चुनना है कि मैनेजमेंट इज नॉट। क्या नहीं होगा बताओ भाई? अगर आप बात कर रहे हो प्रबंध की तो प्रबंध क्या नहीं है, यही आपको चुनना है। बताइएगा क्या बनेगा स्टूडेंट क्वेश्चन का सही आंसर? क्या नहीं है प्रबंध इनमें से? अब देखो बिल्कुल अच्छे से क्वेश्चन को समझ लो। प्रबंध क्या नहीं है स्टूडेंट? एक्सपेंडिंग रिसोर्सेज ओनली, है ना। यही तो एक नेगेटिव स्टेटमेंट है ना कि केवल संसाधनों पे खर्च करना प्रबंध नहीं होता है। मैं कहूँ कि मुझे अपने घर को सुंदर बनाना है पर मैं कंडीशन ये लगा दूं कि जब तक मुझे महंगी महंगी पेंटिंग ला के नहीं दोगे ना, मैं अपने घर को नहीं सजाऊंगी। घर तो सज ही नहीं सकता बिना महंगी पेंटिंग के। तो क्या हुआ इस बात का मतलब कि मैं सिर्फ संसाधन को खर्च करना चाहती हूँ, उसी से सुंदरता उत्पन्न करना चाहती हूँ, जबकि ऐसा नहीं होता। मैनेजमेंट में बहुत सारी चीज़ें शामिल होती हैं, जैसे कि निर्णय की श्रृंखला शामिल होती है ना, आवश्यकताओं की पूर्ति शामिल होती है, लक्ष्य प्राप्ति के लिए योजना, आयोजन, नियंत्रण और मूल्यांकन शामिल होता है ना। ये सब चीज़ें इंक्लूड होती हैं। केवल क्या इंक्लूड नहीं होता? केवल संसाधनों का खर्च। और यही आपके क्वेश्चन का बन जाएगा सही आंसर। ओके, सो ये आंसर नहीं होंगे सारे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि ये सब आपके पॉजिटिव स्टेटमेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं क्या दिया गया है। क्वेश्चन आपके सामने है, लिनोलेक अम्ल निम्नलिखित का उदाहरण होता है। अब ये मैंने आपको पहले भी बताया है स्टूडेंट कि आपके ना फैटी एसिड होते हैं, ठीक है, वसीय अम्ल। ये वसीय अम्ल 2 प्रकार के होते हैं, एसेंशियल फैटी एसिड और नॉन एसेंशियल फैटी एसिड, यानी कि आवश्यक वसीय अम्ल और अनावश्यक वसीय अम्ल। अनावश्यक वसीय अम्ल का उदाहरण हो सकता है जैसे कि पामेटिक एसिड, ये पाम ऑयल में होता है, ब्यूटेरिक एसिड ये बटर में होता है ना। अनावश्यक अमीनो अम्ल का उदाहरण क्या हो सकता है? लिनोलिक, लिनोलेनिक एंड आर्किडोनिक एसिड, है ना। सो आर्किडोनिक एसिड आपको एनिमल ओरिजिन से मिलता है। लिनोलिक, लिनोलेनिक आपको जैसे कि आलमंड ऑयल, वॉलनट ऑयल, फ्लैक्सीड ऑयल, इनमें मिल जाता है।
है ना। क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा यहाँ पे कि लिनोलिक एक तरीके का क्या है, आवश्यक अम्ल का वसीय अम्ल है। ध्यान से देख लीजिएगा, लिनोलिक क्या होता है स्टूडेंट, एसेंशियल फैटी एसिड होता है। तो लिनोलिक आपका क्या है, नॉन एसेंशियल तो है नहीं, है ना, विटामिन ये है नहीं, मोनोसेकेराइड यानी कि कार्बोहाइड्रेट तो ये है नहीं। क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा, एसेंशियल फैटी एसिड। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं क्या दिया गया है। क्वेश्चन है वृद्धि कैसी होती है, गुणात्मक, मात्रात्मक, गुणात्मक एवं मात्रात्मक दोनों और उपयुक्त में से कोई नहीं, बताओ। ग्रोथ रेफर्स टू चेंज, अगर मैं वृद्धि की बात करती हूँ तो वृद्धि कैसी होती है, गुणात्मक, मात्रात्मक, गुणात्मक एवं मात्रात्मक दोनों और उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या बनेगा स्टूडेंट क्वेश्चन का सही आंसर। जब आप बात कर रहे हो वृद्धि की, तो वृद्धि कैसी होती है, जो ग्रोथ है स्टूडेंट वो कैसी होती है। आपको पता है जब बच्चे का विकास होता है ना, तो दो चीजें इन्वॉल्व होती हैं, एक होती है वृद्धि, एक होता है विकास, है ना। तो यहाँ पे अगर मैं वृद्धि की बात करती हूँ, वृद्धि को हमेशा क्या माना जाता है स्टूडेंट, मात्रात्मक माना जाता है। एंड विकास को हमेशा क्या माना जाता है, गुणात्मक माना जाता है। ये फंडा आप लोगों को क्लियर होना चाहिए कि हमारा वृद्धि क्या है, मात्रात्मक है, विकास क्या है, गुणात्मक है। ऐसा क्यों है, क्योंकि आप वृद्धि को माप सकते हो। भाई मेरी हाइट कितनी बढ़ी, मेरा वेट कितना बढ़ा, इसको आप मेज़र कर सकते हो कि पहले 20 था अब 40 हो गया, पहले 5'2" थी अब 5'4" हो गई। बट आप किसी का विकास कितना हो रहा है, डेवलपमेंट कितना हो रहा है, इसको आप मेज़र नहीं कर सकते हो। ओके चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। यदि कोई बच्चा भोजन को मुंह से बाहर निकालने का इशारा करता है तो इसका मतलब है कि वो, बताओ। क्वेश्चन देखो अच्छे से, क्वेश्चन क्या दिया गया है कि यदि कोई बच्चा भोजन को मुंह से बाहर निकालने का इशारा करता है तो इस बात का मतलब क्या है कि वो भूखा है, वो संतुष्ट है या भूखा नहीं है, उठाया जाना चाहता है ना, या फिर गीला और ठंडा है, बताइएगा। क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे क्या बनेगा, बताओ भाई सभी लोग, बताओ क्वेश्चन का आंसर आपका क्या बनेगा, भूखा है, संतुष्ट या भूखा नहीं है, उठाया जाना चाहता है, गीला और ठंडा है। क्या होगा हमारे क्वेश्चन का सही आंसर। क्वेश्चन देख लीजिएगा, इफ अ बेबी शोज अ गेस्चर ऑफ अलाउइंग फूड टू रन आउट ऑफ द माउथ इट मीन्स दैट शी और ही इज, बताइए। क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा स्टूडेंट, इज सेटिस्फाइड और नॉट हंग्री। जो बच्चा है ना वो क्या है स्टूडेंट, संतुष्ट है। जो बच्चा है उसका क्या है स्टूडेंट, भूख उसकी खत्म हो गई है, पेट उसका भर गया है ना, वो क्या हो गया है, सेटिस्फाइड हो गया है अपने भोज्य पदार्थ से। ठीक है चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं क्या दिया गया है। क्वेश्चन आपके सामने है, ट्राइसेम का अर्थ क्या होता है। आपको पता है ना ट्राइसेम क्या है, एक तरीके का एक प्रोग्राम है जिसको एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करने के लिए चलाया गया था। इसकी फुल फॉर्म आपको यहाँ पे चुननी है कि क्या बनेगा इस क्वेश्चन का सही आंसर, बताइए। अच्छा आपको ट्राइसेम के बारे में एक बात मैं बता देती हूँ कि ट्राइसेम जो आपका प्रोग्राम है उसे कब शुरू किया गया था, 1979 में शुरू किया गया था। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, इसको कब शुरू किया गया था स्टूडेंट, 1979 में शुरू किया गया था ट्राइसेम को। और ट्राइसेम है क्या, ट्राइसेम आपका एक प्रोग्राम है जिसकी फुल फॉर्म क्या होती है स्टूडेंट, जिसकी फुल फॉर्म होती है ट्रेनिंग फॉर रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। यानी कि जो ग्रामीण आपके युवा हैं, है ना, उनको रोजगार जनरेट करने के लिए, खुद के रोजगार जनरेट करने के लिए स्किल प्रोवाइड करना, इस चीज़ के लिए आपका ट्राइसेम योजना को शुरू किया गया था। ठीक है चलिए आगे ध्यान से देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है स्टूडेंट। क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन देखो अच्छे से। एक वयस्क में कुल दैनिक ऊर्जा व्यय के अवयव को क्या कहते हैं, बताइएगा। इन एन अडल्ट द कंपोनेंट्स ऑफ टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर आर, क्या होगा क्वेश्चन का सही आंसर, बताइए भाई जल्दी से। क्वेश्चन देखिएगा अच्छे से, एक वयस्क में कुल दैनिक ऊर्जा व्यय के अवयव को क्या कहा जाता है, आधार्य उपापचयी, थर्मोजेनेसिस, शारीरिक गतिविधि और उपयुक्त सभी। क्या होगा स्टूडेंट क्वेश्चन का सही आंसर, सब लोगों को आंसर देना है। अच्छा यहाँ पे मैं आपको ये बता देती हूँ कि ये जो थर्मोजेनेसिस है इसका मतलब क्या होता है। ठीक है ध्यान से देख लीजिएगा, जो ये थर्मोजेनेसिस वर्ड यूज किया जाता है इसका मतलब होता है कि बॉडी में ना एक तरीके का हीट प्रोडक्शन का एक प्रोसेस होता है।
हीट प्रोडक्शन का प्रोसेस, यानी कि शरीर में जो हीट जनरेट होती है उसका एक प्रोसेस होता है जिसको कहते हैं थर्मोजेनेसिस। बाकी दो वर्ड से आप अच्छे से परिचित हो कि बेसल मेटाबॉलिक रेट क्या होता है एंड फिजिकल एक्टिविटी क्या होती है। क्वेश्चन का सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 4। In an adult, the components of total daily energy expenditure are basal metabolic rate, thermogenesis, physical activity and all of the above। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं। क्वेश्चन क्या दिया गया है स्टूडेंट, क्वेश्चन आपके सामने है। भारत सरकार द्वारा चलाई गई एक सेवानिवृत्ति लाभ योजना कौन सी है? आपको बताना है स्टूडेंट कि भारत सरकार के द्वारा जो चलाई गई एक सेवानिवृत्ति लाभ योजना है वो कौन सी योजना है? भविष्य निधि योजना, बीमा योजना, यूनिट ट्रस्ट या फिर शेयर? बताइए क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज रनिंग अ रिटायरमेंट बेनिफिट स्कीम कॉल्ड, किस नाम से जाना जाता है? भविष्य निधि योजना, बीमा योजना, यूनिट ट्रस्ट और शेयर? क्या बनेगा स्टूडेंट हमारे क्वेश्चन का सही आंसर? यही आप लोगों को बताना है, बताइएगा क्वेश्चन का आंसर क्या होगा स्टूडेंट। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन का सही आंसर बनेगा प्रोविडेंट फंड स्कीम। ओके, एक बार ध्यान से देख लीजिएगा स्टूडेंट, क्वेश्चन का सही आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्रोविडेंट फंड स्कीम, है ना? यही आपके क्वेश्चन का सही आंसर बनेगा, भविष्य निधि योजना, है ना? क्योंकि ये क्या है? रिटायरमेंट के बाद के लिए एक बेनिफिट स्कीम है, सो प्रोविडेंट फंड स्कीम। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? अब आपको क्या चुनना है? नहीं वाला स्टेटमेंट चुनना है, यानी कि अगेन यहाँ पे क्या होगा? 3 स्टेटमेंट है पॉजिटिव, 1 है नेगेटिव, वही आपको चुनना है। ध्यान से देखिए, गृह विज्ञान का अर्थ किसी व्यक्ति के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने में मदद करता है ना? दूसरा स्टेटमेंट है, किसी व्यक्ति के शारीरिक, भावनात्मक, सामाजिक विकास के बारे में ज्ञान मानव विकास के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। संचार प्रसार उपलब्ध संसाधनों की पहचान करने और उनका उपयोग करने से संबंधित है। खाद्य एवं पोषण का अध्ययन मानव शरीर में पोषक तत्वों और उनके महत्व के बारे में ज्ञान प्रदान करता है। तो बताइए स्टूडेंट क्वेश्चन का सही आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपको चुनना है नेगेटिव स्टेटमेंट, है ना? 3 स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, 1 स्टेटमेंट में थोड़ी गड़बड़ है, वही आपको चुनना है। तो बताइए क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे क्या बनेगा? लंबा क्वेश्चन है, इसलिए पहले हिंदी वाले बच्चे अच्छे से देख लीजिए क्वेश्चन को, जिससे कि आपको आंसर लगाने में हेल्प हो सके। एंड देन मैं इंग्लिश वाले बच्चों को क्वेश्चन शो करूंगी, जिससे कि फिर उन्हें हेल्प हो सके अपना आंसर लगाने में। तो बताइए क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे क्या बनेगा? जो इनमें नेगेटिव स्टेटमेंट है वो कौन सा स्टेटमेंट है, यानी कि जो एक कथन गलत है वो कथन कौन सा है, वही आपको पहचानना है। चलिए एक बार बाकी जो इंग्लिश वाले स्टूडेंट हैं वो भी चुनेंगे कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पे कौन सा दिया गया है। बताइए भाई, आपको सारे स्टेटमेंट विजिबल हो रहे होंगे, इंग्लिश वाले बच्चों को भी। तो बताइए क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे क्या बनेगा स्टूडेंट्स। एंड ये आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा आप लोगों के लिए, एंड इसके बाद आपके सामने आएगा आप लोगों का होमवर्क क्वेश्चन, जो कि आपको रिप्लाई करना है। सो मुझे बताइए स्टूडेंट्स के क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे क्या बनेगा। देखो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3, कम्युनिकेशन एक्सटेंशन डील्स विद आइडेंटिफाइंग एंड यूटिलाइज द अवेलेबल रिसोर्सेज। अवेलेबल रिसोर्सेज के बारे में अगर हमें पढ़ना है तो हमें क्या पढ़ना पड़ेगा? होम मैनेजमेंट, है ना? क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट? होम मैनेजमेंट पढ़ना पड़ेगा, है ना? सो कम्युनिकेशन एक्सटेंशन डील विद आइडेंटिफाइंग एंड यूटिलाइज द अवेलेबल रिसोर्सेज, ये इसमें और इसमें कोई कनेक्शन नहीं है ना? कम्युनिकेशन एक्सटेंशन और अवेलेबल रिसोर्सेज आपस में कनेक्टेड नहीं है, ये होम मैनेजमेंट का पार्ट है। इसलिए आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि यही आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। बाकी सारे स्टेटमेंट सही हैं कि भाई होम साइंस का अगर कोई अध्ययन करेगा सो किसी पर्सन की, इंडिविजुअल की जो लाइफ है वो इम्प्रूव होगी। अगर आपको इन सारे डेवलपमेंट के बारे में अध्ययन करना है तो ह्यूमन डेवलपमेंट पढ़ लो। अगर आपको फूड एंड न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ना है, बॉडी की एक्टिविटीज़ के बारे में पढ़ना है तो फूड एंड न्यूट्रिशन को पढ़ लो, है ना? सो बाकी आपके सारे स्टेटमेंट स्टूडेंट खुद में अप्रोप्रिएट है, बट ये जो आपका 3rd वाला कनेक्शन है ना, इसमें कोई संबंध बैठता ही नहीं कि संचार प्रसार उपलब्ध संसाधनों की पहचान करने और उनके उपयोग से संबंधित है। यही वो स्टेटमेंट है जो कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। ओके, तो चलिए आज का होमवर्क क्वेश्चन ध्यान से देख लेते हैं क्या दिया गया है स्टूडेंट। होमवर्क क्वेश्चन आप लोगों के सामने है।
निम्नलिखित में से कौन सा गोलमैन के संवेगात्मक बुद्धि प्रतिमान का एक घटक है? क्वेश्चन ध्यान से देख लीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंपोनेंट ऑफ गोलमैन्स इमोशनल इंटेलिजेंस मॉडल? तो आपको बताना है कि जो गोलमैन का इमोशनल इंटेलिजेंस मॉडल है, इनमें से कौन सा उसका जो कंपोनेंट है वो यहाँ पे मौजूद है, जो घटक है वो यहाँ पे मौजूद है। तो स्टूडेंट, ये थी हमारी आज की क्लास। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। रेगुलर मेरे साथ मेरी क्लासेस में जुड़ना ना भूलें मेरे यूट्यूब चैनल होम साइंस जंक्शन पे। ऐसे बहुत सारे अच्छे अच्छे क्लास मैं आप लोगों के लिए लेकर आती रहूँगी। तो बाय स्टूडेंट्स, गुड नाइट, टेक केयर। कल फिर से मिलते हैं। बाय बाय।